नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत में संविधान के निर्माण की। तो सबसे पहले इस चैप्टर जो कि हमारा दूसरा चैप्टर है उसका शीर्षक है भारत में संविधान का निर्माण। क्योंकि संविधान का निर्माण भारत में संविधान सभा के द्वारा किया गया था, तो हम इस अध्याय में हम संविधान सभा के बारे में समझेंगे कि अगर संविधान सभा किस प्रकार से अपने वास्तविक अस्तित्व में आई थी और किन किन लोगों को संविधान सभा में बैठने का अवसर प्राप्त हुआ, किन लोगों को संविधान सभा में संविधान निर्माण करने का दायित्व सौंपा गया। तो इस संबंध में हमारी हमारी चर्चा रहेगी। तो सबसे पहले आइए हम संविधान सभा की मांग के जो लेकर इतिहास की ओर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि 1934 में सबसे पहली बार जो एक कम्युनिस्ट नेता थे एम एन एम एन रॉय एम एन रॉय के द्वारा सबसे पहली बार भारत में संविधान सभा को निर्माण को लेकर जो मांग उठी थी वह एम एन राय के द्वारा की गई थी। परंतु जो एम एन राय की जो मांग की गई थी वह उनके स्वयं के द्वारा की गई थी। इस प्रकार इसका कोई जन आधार नहीं था। तो इस प्रकार जो एम एन रॉय के द्वारा मांग की गई थी उस मांग की ओर किसी अंग्रेजी सरकार ने किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि उनको जन प्रतिनिधित्व हासिल नहीं था। इसलिए 1934 में जो एम एन राय के द्वारा मांग रखी गई थी वह केवल मांग ही सिद्ध हुई, वह कभी भी वह पूर्णता को हासिल नहीं हो पाई। परंतु इसके कुछ समय बाद गुजरा 1938 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कांग्रेस की ओर से भारतीयों की ओर से भारतीय प्रतिनिधित्वकर्ता की ओर से यह मांग रखी गई कि भारत की जो संविधान सभा होगी वो भारतीयों के लिए एक संविधान का निर्माण करेगी। तो इस प्रकार पहली बार औपचारिक रूप से कांग्रेस के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में यह मांग रखी कि भारत के लिए संविधान सभा होनी चाहिए। क्योंकि 1938 का समय 1934 के समय से बहुत ही भिन्न था। दोनों समयों के बीच में परिस्थितियां भिन्न थीं। इसलिए 1938 सबसे पहले बता दें कि 1938 से पहले 1937 में जब भारत में पहली बार चुनाव आयोजित किए गए थे, तो उस समय उन चुनाव में लगभग आधे से अधिक राज्यों में कांग्रेस को बहुमत हासिल था। तो इस प्रकार जो कांग्रेस थी वह भारत की प्रतिनिधिकारी संस्था थी। तो इस प्रकार कांग्रेस की मांग को अंग्रेजी सरकार के द्वारा टालना इतना आसान नहीं था। इसको और हम बता दें कि 1938 में जब जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो मांग रखी गई तो उसकी गंभीर प्रतिक्रिया हुई, लेकिन उसके पहले ही प्रतिक्रिया होने के पहले ही 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था, तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होते ही चूंकि उस समय एक इंसिडेंट बन गया था, एक ऐसी घटना घट गई। चूंकि यह घटना यह थी कि जब कि इन इस जो कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस समय जो भारतीय सेना थी, भारतीय लोगों को अंग्रेजी सरकार ने जो कि कांग्रेस से बिना पूछे द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था। क्योंकि हम जानते हैं कांग्रेस एक प्रतिनिधि इकाई थी भारतीय लोगों का, भारतीय जनमानस का कांग्रेस को भरपूर समर्थन हासिल था। परंतु 1939 में जो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी उसमें अंग्रेज सरकार ने बिना कांग्रेस से पूछे बिना कांग्रेस से सहमति लिए भारतीयों को शामिल कर लिया था। तो कांग्रेस इस प्रकार से बहुत नाराज हुई और कांग्रेस ने इसका भरपूर विरोध किया, और इसी के विरोध के कारण 1939 में जो कांग्रेस के जो प्रतिनिधि चुनकर आए थे, 1937 में जो लोग चुनकर आए थे उन सभी ने 1939 में इस्तीफा दे दिया। परंतु जो कि कांग्रेस के द्वारा इस्तीफा दिया गया, परंतु संविधान सभा की जो मांग उठी थी उसको दबाया नहीं जा सका। चूंकि यह हम बता दें कि 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो उसके पश्चात जो अंग्रेजी सरकार थी वह बहुत ही संकट की घड़ी में चल रही थी। उनको अपना शासन संचालन करना इतना आसान कार्य नहीं लग रहा था, क्योंकि उस समय युद्ध में भी अंग्रेजी सरकार की जो हालत थी बहुत ही बिगड़ती जा रही थी। इसलिए भारतीयों का समर्थन बहुत जरूरी था। भारत में भारतीयों का समर्थन नहीं भारतीयों का समर्थन अंग्रेजी सरकार के लिए वैश्विक स्तर के साथ साथ भारतीय स्तर पर भी बहुत जरूरी था। क्योंकि क्योंकि अब अंग्रेजी सरकार भारतीयों की जो मांग थी
भारतीयों को स्वतंत्रता की मांग थी उसको अधिक देर तक दबा नहीं सकती थी, अधिक देर तक संप्रेषित नहीं कर सकती थी। तो इस प्रकार इसकी जल्दी प्रतिक्रिया हुई और 1940 में एक अगस्त प्रस्ताव आया और 1942 में क्रिप्स मिशन आया। तो इन दोनों के माध्यम से भारत में संविधान सभा की जो मांग की गई थी उसकी मूर्त रूप देने के लिए इस क्रिप्स मिशन के माध्यम से अंग्रेजी सरकार ने वादा किया कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारत में एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा और एक उत्तरदायी शासन का निर्माण किया जाएगा। परंतु चूंकि हम जानते हैं 1929 या 30 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें उस लाहौर अधिवेशन में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे और उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि पूर्ण स्वराज्य से कम कांग्रेस किसी बात से संतुष्ट नहीं होगी। तो इस प्रकार से जो अंग्रेजी सरकार की तरफ से जो कांग्रेस को वादा दिलाया गया था, भारतीय जनता को वादा दिलाया गया था, उस छलावे में कांग्रेस आने वाली नहीं थी। परंतु यदि आइए आइए हम जो संविधान सभा के विकास के क्रम में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आया सन 1940 का वर्ष, जब भारत में कैबिनेट मिशन आया था। क्योंकि कैबिनेट मिशन जो कि आया था तो उस समय कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य शामिल थे, जिसमें जो जो 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया था, जो क्रिप्स भी शामिल थे। इसके अलावा लॉर्ड पैथिक लॉरेंस पैथिक लॉरेंस लॉरेंस और एक अन्य सदस्य इस कैबिनेट मिशन में शामिल थे। तो इस कैबिनेट मिशन के माध्यम से भारत में संविधान सभा के निर्माण के लिए जो मूर्त मूर्त रूप दिया गया, वो भारत में संविधान सभा के निर्माण की बात को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया। और इस प्रकार जो मुस्लिम लीग थी, जो कि पहले विरोध कर रही थी, परंतु कैबिनेट मिशन के माध्यम जो योजना तय की गई थी उसमें जो मुस्लिम लीग ने भी काफी हद तक संतुष्ट हो चुकी थी। तो आइए अब हम बात करते हैं संविधान सभा के गठन की, कि संविधान सभा का गठन किस प्रकार से हुआ, उसमें कौन कौन से लोग संविधान सभा में शामिल थे। तो सबसे पहले हम बता दें, जो संविधान सभा बननी थी उसमें सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर 389 होनी थी। चूंकि हम बता दें कि इस समय भारत एक अखंड भारत के लिए एक ही संविधान सभा की गठन किया गया था, जो कि कैबिनेट मिशन के माध्यम से किया गया था। इस प्रकार कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। इस 389 सदस्यों में से 293 सदस्य भारत के विभिन्न राज्यों से चुने जाने थे, विभिन्न प्रांतों से चुने जाने थे। और 296 सदस्य विभिन्न प्रांतों से चुने जाने थे। और जो 93 सदस्य थे, यह देशी रियासतों से नामांकित किए जाने थे, रियासतों से नामांकित किए जाने थे। तो इस प्रकार संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व यह संविधान सभा करने वाली थी। तो परंतु इस 296 में से भी, चूंकि उस समय भारत में 11 प्रांत थे, तो 11 प्रांतों में से 294 सदस्य चुने जाने थे। 294 सदस्य 11 प्रांतों में से 292 सदस्य 11 प्रांतों से चुने जाने थे। और चार प्रमुख आयुक्तों से चुने जाने थे। उस समय 4 प्रमुख आयुक्त दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और मारवाड़ 4 प्रमुख मुख्य आयुक्त थे। इन 4 मुख्य आयुक्तों से 4 सदस्यों को चुना जाना था और 292 सदस्य इन 11 राज्यों से चुने जाने थे। तो इस प्रकार ये जो 206 सदस्य चुने जाने थे और देशी रियासतों से 13 सदस्य चुने जाने थे। अब हम बात को बता दें कि इन सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से किया जाना था। क्योंकि देशी रियासतों में जो सदस्यों को चुनाव किया जाना था, वह चुनाव नहीं किया जाना था बल्कि नामांकित किया जाना था। उस वहाँ के जो देशी रियासत के जो भी राजा होते थे, उनके द्वारा सदस्यों की नियुक्ति की जानी थी, नामित किया जाना था। तो इस प्रकार से करीब 10 लाख की जनसंख्या पर एक एक सदस्य की नियुक्ति की जानी थी। तो चूंकि बता दें उस समय भारत की जनसंख्या भी लगभग 39 करोड़ के आसपास ही थी। तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव संविधान सभा में किया जाना था। उस समय संविधान सभा में चुनाव के लिए 3 वर्ग कर दिए गए थे। एक वर्ग मुस्लिम था,
दूसरा वर्ग सिखों के लिए था और एक वर्ग सामान्य लोगों के लिए था। तो इन तीन वर्गों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में उनकी संख्या के अनुपात में चुना जाना था। चूंकि जो राज्य थे, जो 296 सदस्यों को चुना जाना था, वह प्रांत की विधानसभाओं से चुना जाना था। और जो प्रांतीय विधानसभा में जिस समुदाय के जितने लोग होंगे, उसी के अनुपात में उसे उतनी सीटों का आवंटित किया जाना था। तो इस प्रकार से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के जरिए भारत में संविधान सभा के जो चुनाव संपन्न कराए गए थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत में संविधान सभा का गठन की गई थी। भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया था। वह पूर्ण रूप से एक चुनी हुई इकाई नहीं थी, बल्कि आंशिक रूप से एक निर्वाचित इकाई आंशिक रूप से निर्वाचित इकाई थी। आंशिक रूप से निर्वाचित इकाई थी और आंशिक रूप से नामित निकाय थी। क्योंकि जिन प्रांतीय विधानसभाओं से इन संविधान सभा के 3 वर्गों से मुस्लिम, सिख और सामान्य वर्ग के सदस्यों को चुनाव होना था। क्योंकि प्रांतीय जो विधानसभा प्रांतियों का चुनाव हुआ था, वह भी पूर्ण वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। तो इस प्रकार से यह आंशिक निर्वाचित और आंशिक नामित निकाय थी। तो इसके पहले हम बता दें कि जब चुनाव हुआ संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 को संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ, जिसमें से जो 296 सीटें थी, 296 सीटों में से 208 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई। 208 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई। इसके अलावा लगभग 73 सीटें मुस्लिम लीग को प्राप्त हुई थी। और इसके अलावा जो बची हुई 15 सीटें हैं वो अन्य पार्टियों को प्राप्त हुई थी, अन्य अलग अलग पार्टियों को प्राप्त हुई थी। इस प्रकार 208, 73 और 15 सीटें चुनाव में प्राप्त हुई थी। परंतु यहाँ बता दें जो 93 सीटें जो देशी रियासतों के लिए आवंटित की गई थी, वह भरी नहीं जा सकी थी। क्योंकि देशी राज्य के जो राजा रजवाड़े थे, उस समय संविधान सभा में शामिल होने को लेकर एक मत नहीं हो पाए थे। तो इस प्रकार 208 सीटें जो कांग्रेस के लिए, 73 सीटें मुस्लिम लीग के लिए, 15 अन्य सीटें और जो 93 सीटें थी, वह पूर्ण रूप से भरी नहीं जा सकी थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो संविधान सभा थी, उसमें हर वर्ग का बहुमत था। हर वर्ग के लिए एक न एक स्थान आवंटित किया गया था। आइए संविधान सभा की कार्यकारिणी पर चर्चा करते हैं। तो किस प्रकार से संविधान सभा ने अपना कार्य शुरू किया। तो बता दें, सबसे पहले संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इस जो संविधान सभा की बैठक हुई थी, उसमें केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया था। क्योंकि 296 सदस्य कुल मिलाकर थे, परंतु भाग केवल 211 सदस्यों ने लिया था। तो इस प्रकार से जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। और इसके अलावा अन्य जो देशी रियासतें भी इसमें सम्मिलित नहीं हुई थी, क्योंकि वह असमंजस की स्थिति में थी। वह अपने आप को खुल के एक मत नहीं कर पाई थी कि संविधान सभा में शामिल हुआ जाए या ना हुआ जाए। तो इस प्रकार चूंकि 211 सदस्य शामिल हुए थे, और चूंकि जो अस्थायी अध्यक्ष जो पहली बैठक हुई थी, उसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। चूंकि यह अस्थायी अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया फ्रांस से ली गई थी, क्योंकि फ्रांस में यह नियम था कि जो भी व्यक्ति अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाएगा, वह उस सभा का सबसे अनुभवी व्यक्ति होगा। तो भारत में भी सबसे अनुभवी व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। तो इस प्रकार अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, परंतु जो स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। उन देश के प्रथम राष्ट्रपति को, राजेंद्र प्रसाद को
प्रथम स्थायी अध्यक्ष चुना गया। और क्योंकि यहाँ बता दें कि संविधान सभा थी, उसके 2 उपाध्यक्ष थे। जी हाँ, संविधान सभा की 2 उपाध्यक्ष थे। पहले उपाध्यक्ष का नाम डॉक्टर एच सी मुखर्जी था, और दूसरे जो उपाध्यक्ष थे उनका नाम टी कृष्णामाचारी था। तो इस प्रकार से जो संविधान सभा थी उसमें एक अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद थे, और उस समय जो 2 उपाध्यक्ष चुने गए थे, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और डॉक्टर कृष्णामाचारी। तो हम बात करते हैं कि किस प्रकार से सबसे पहली जो कार्यवाही शुरू हुई थी उसमें क्या शुरू हुआ था। तो हम बता दें कि एक उद्देश्य प्रस्ताव, सबसे पहले जो कांग्रेस के द्वारा इस जो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। उद्देश्य प्रस्ताव का तात्पर्य यह था कि इस जो संविधान सभा जो सभा संविधान का निर्माण करेगी वह किन मूलभूत तत्वों को सामने रखकर करेगी, किन आदर्शों को लेकर भारत के संविधान का निर्माण किया जाएगा, वह इस उद्देश्य प्रस्ताव में शामिल था। वह जो आदर्श, जो भारत की जो संस्कृतियां थी, जो भारत की जो परंपराएं थी, और जो भारत ने औपनिवेशिक शासन काल में जो कुछ भी सीख ली थी उसकी, चूंकि 1946 से पहले ही भारत में उद्देश्य प्रस्ताव में जो शामिल होना था, संविधान का निर्माण किस प्रकार से होना था, यह उद्देश्य प्रस्ताव की पृष्ठभूमि में ही देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। तो बता दें, सबसे पहला कार्य जो कि दूसरी बैठक, जब संविधान सभा की दूसरी बैठक 13 दिसंबर 1940 को दूसरी बैठक हुई, तो उस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। और इस उद्देश्य प्रस्ताव, चूंकि उस समय यह उद्देश्य प्रस्ताव पूर्ण सर्वसम्मति से पारित नहीं हो पाया था, परंतु इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पारित करवा लिया गया था। तो आइए हम चर्चा करते हैं आखिर यह उद्देश्य प्रस्ताव जो सर्वप्रथम रखा गया था, क्योंकि इसी से संविधान सभा की कार्यप्रणाली शुरू हुई थी। तो इस संविधान सभा की जो कार्यप्रणाली उद्देश्य प्रस्ताव था उसमें क्या क्या प्रमुख बातें थी। तो सबसे पहले बता दें कि जो भारत में जो प्रस्ताव, जो संविधान की प्रस्तावना है, उसमें जो तत्व है स्वतंत्रता। इस भारत का संविधान एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा। उसमें ये तीनों तत्व समाहित थे, यानी स्वतंत्र भारत का जो संविधान बनेगा, भारत एक स्वतंत्र देश बनेगा, भारत एक संप्रभु देश बनेगा, एक गणराज्य होगा। ये तीन विशेषताएं उस समय उद्देश्य प्रस्ताव में कही गई थी। इसके अलावा यह भारत के दूसरी विशेषता उद्देश्य प्रस्ताव की यह थी कि इसमें क्षेत्र के एरिया के बारे में बताया गया था कि भारत में क्या क्या शामिल होगा, भारत में किन किन क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। यानी भारत में जो अभी 11 प्रांत हैं उनको शामिल किया जाएगा, जो मुख्य आयुक्त हैं उनको शामिल किया जाएगा, और जो देशी रियासतें थी उनको भी शामिल इस भारत के क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। और अन्य क्षेत्र जो भारत में स्वेच्छा से आना चाहते हैं, या फिर भारत की सरकार जो भविष्य में जिन क्षेत्रों को अधिग्रहण करेगी, वह भी इस भारत के क्षेत्र के अंतर्गत आनी थी। इसकी तीसरी विशेषता है कि इस उद्देश्य प्रस्ताव में ही शक्तियों के विभाजन को लेकर थोड़ी सी छोटी सी चर्चा की गई थी। तो किस प्रकार से राज्यों को शक्तियां प्रदान की जाएंगी, और किस प्रकार से जो भारत एक संघ बनेगा, तो संघ के लिए जो प्रमुख विषय होते हैं, जैसे विदेशी व्यापार विषय होता है, विदेश से जो अखंडता, भारत की अखंडता का विषय होता है, जो संचार का विषय होता है, वह संघ को सौंपा जाएगा, और बाकी सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्तियां सभी राज्यों को दी जाएंगी। इसकी चौथी विशेषता थी कि जो भारत का संविधान होगा उसकी शक्तियों का स्रोत होगा, शक्तियों का स्रोत भारत की जनता होगी। भारत की जनता ही भारत में जो संविधान है उसकी शक्तियों का स्रोत होगी, यह भी इसमें बात कही गई थी। इसके साथ साथ भारत में जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जनजाति लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उनके जो विकास है
उसके बारे में भी इस उद्देश्य प्रस्ताव में चर्चा की गई थी। इसके अलावा जो मूल अधिकार है, स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय, सामाजिक आर्थिक न्याय इत्यादि की बात भी इसमें कही गई थी। इसके साथ साथ वैश्विक परिदृश्य में भारत की क्या भूमिका होगी, क्योंकि जो भारत का अनुच्छेद 51 एक या में जो अंतर्राष्ट्रीय शांति की दिशा में कदम उठाने जाने भारत की तरफ से, भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने के लिए अपनी दिशा में अपनी तरफ से प्रयास करेगा, उसकी भी इस 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 उद्देश्य प्रस्ताव में चर्चा की गई थी। तो इस प्रकार से यह उद्देश्य प्रस्ताव ही भारत के संविधान के निर्माण, कर्ताओं के द्वारा संविधान किए गए निर्माण के लिए एक एक दर्पण की तरह कार्य किया। इसी दर्पण को देख देख कर भारत में संविधान के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी फैक्टों की चर्चा कर लेते हैं, कुछ फैक्टों की चर्चा करते हैं। चूंकि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आया, इसके माध्यम से ही यह व्यवस्था कर दी गई थी कि भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमेन होंगे। इस स्वतंत्रता अधिनियम की जो पृष्ठभूमि हुई थी 3 जून को ही यह माउंट बेटन योजना लाई गई थी, जिसके माध्यम से यह कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग, दो स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य होंगे, दो संप्रभु राज्य होंगे, जिनके लिए भारत में अलग संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा और पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। तो इस प्रकार भारत के बंटवारे की योजना ही माउंट बेटन योजना कहलाती है। इस 1947 में जो कि माउंट बेटन योजना आई थी, उस कारण से भारत के जो संविधान सभा में द्वारा संविधान का निर्माण किया जाना था, उसमें 3 परिवर्तन हुए थे। सबसे पहले परिवर्तन की बात करें तो चूंकि भारत अब आजाद होने वाला था, तो ब्रिटिश संसद के साथ किस प्रकार से संबंध रखने हैं वह संविधान सभा ही तय करेगी। संविधान सभा ही तय करेगी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो पूर्ववर्ती जो कानून जो चले आ रहे हैं उनको जारी रखना है या समाप्त करना है या उनमें संशोधन करना है, यह संपूर्ण अधिकार ब्रिटिश भारत के संविधान सभा के ही पास थे। इसमें दूसरे परिवर्तन की बात है कि जो संविधान सभा थी वह दो अलग अलग कार्यों कर रही थी। चूंकि हम बता दें कि संविधान सभा के द्वारा पहला कार्य किया जाता, संविधान को निर्माण करने का कार्य किया जा रहा था। दूसरा, यह विधायिका के रूप में भी कानून बनाने का कार्य भी कर रही थी।